हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। बायोलॉजी की दुनिया में आप सबका वेलकम है। बायोलॉजी आपको पता है कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा कंसेप्ट को पूछा जाता है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। तो हमें हर तरीके से इसे प्रिपरेशन करनी है। अगर हमारे पास पेपर टफ आता है, इजी आता है, तो हमने हमारे को फायदा हो, ये इस तरीके से हम इस चीज को पढ़ेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। यूनिट 3 आज हमने डिस्कस करना है, और ऑलरेडी हमने 2 यूनिट डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड यूनिट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल कैसे रोल प्ले करता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। राइट? क्या है, इसमें 3 चैप्टर आते हैं, 8th, 9th एंड 10th। 8th चैप्टर की बात करें तो आ जाता है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ये क्वेश्चन आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेल के बारे में आपको पता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए समझते हैं आज के चैप्टर के बारे में। और सेकेंड चैप्टर इसका आता है बायोमोलिक्यूल, थर्ड आता है सेल साइकिल। देखो, डिटेल डिस्कस करनी हो तो एक ही लेक्चर को 3-3 लेक्चर हमने लगाए हैं। बायोमोलिक्यूल और सेल साइकिल वाले में हमने चाहे एक एक ही लगाया है। अभी हम डिस्कस करते हैं। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से जब आपसे को चैप्टर करवाया था तब हमने चीजें डिस्कस की थी। तो अभी मैं आपको मतलब ये बोल सकते हैं, मैं टिप्स पे चीजें करवाने वाली हूँ कि आपको सारे के सारे पॉइंट याद रहें कि सेल का क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें। नहीं, मैंने थर्ड यूनिट बोला था लर्न करने को, ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो नाउ कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मैंने मैसेज किया था शायद थर्ड यूनिट के लिए, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, पर याद रखिएगा मंडे के लिए आपको फिफ्थ यूनिट होगा। फिफ्थ यूनिट इसलिए, फोर्थ यूनिट इसलिए नहीं, क्योंकि फिफ्थ यूनिट थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, और आपको एक दिन मिल जाएगा उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए। फोर्थ यूनिट आपका आराम से हो भी जाएगा ना। फिफ्थ लॉन्ग है और उसको डीपली भी पढ़ना पड़ेगा हमें तो इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपको टाइम भी मिल जाएगा, आराम से पढ़िएगा। तो नाउ इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट है हर चीज। इस चैप्टर में आप एक भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, उनकी बुक है माइक्रोग्राफिया। उनकी बुक कौन सी है? माइक्रोग्राफिया। और फर्स्ट लिविंग सेल बैक्टीरिया जो ऑब्टेन हुआ था, चेक किया गया था, वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने दिया था। मैम कर तो सकते हैं, बट डिपेंड करेगा कि आपके पास टाइम भी कम है ना। चलिए 2 ही पार्ट्स में कर लेंगे। ओके, जिसमें आपके 7 चैप्टर है ना, तो फर्स्ट कौन सा 16, 17, 18, 19 4 पढ़ के आइएगा। ठीक है, क्योंकि 19, 20, 21 लॉन्ग है ना, 22 थोड़ा इतना बड़ा भी नहीं है, और उसको थोड़ा पढ़ भी लेंगे, काफी डीप भी है। तो मंडे को फिफ्थ यूनिट, जिसमें कि आपको चैप्टर होगा इंक्लूडेड, चैप्टर नंबर कौन से 16, 17, 18 और 19, 4 चैप्टर। 18 थोड़ा लॉन्ग है, 16 थोड़ा लॉन्ग है, बाकी 17 और 19 थोड़े छोटे छोटे हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए ठीक है, चलो आपको भी तो लर्न होना चाहिए, ऐसे तो उन्हें भाग दौड़ में कर रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट लिविंग सेल लाइक बैक्टीरिया, स्टार्टर ऑफ इट से एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने दिया था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कंसेप्ट बात करें सेल कंसेप्ट के बारे में, एनग्र्यू ने दिया था। इन्होंने ही जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बोला था। अच्छा मुझे बताओ किसने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला वाला कंसेप्ट? ओमनिस ई सेलुला वाला कंसेप्ट किसने दिया था? जल्दी से।
राइट, किसने दिया था? वर्च्यू ने। और इन्होंने ये बोला था कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है। अच्छा मुझे बताओ, टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दी थी? टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दी थी? राइट, पुरकिंजी। देखो एक बार ना इस चैप्टर से ही स्टेटमेंट बेस ही 3-4 क्वेश्चन आ गए थे, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या आते हैं। राइट, तो सेमी फ्लूइड मटेरियल गुजारदीन ने बोला। प्रोटोप्लाज्म, देखो प्रोटोप्लाज्म के बारे में पुरकिंजे ने बोला, पी से याद रखिएगा। और फिजिकल बेसिस के बारे में हक्सले ने बोला था। फिर इसमें इंपॉर्टेंट आती है सेल थ्योरी, सिचलिंडर एंड सिचवाना, रॉडल्फ वर्च्यू। ये सारे के सारे नेम अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है आपको। राइट, सुनाओ। अब सेल दो कैटेगरी में बांटे हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बेसिस बनता है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक में आ जाता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और प्रोकैरियोटिक के बारे में सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं कि इसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म, पीपीएलओ, और शेप अलग अलग रहती है। और जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए इसमें होता है उसे हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड का इसे हम कंसीडर करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा क्या नाम है? प्लाज्मिड। सो क्योंकि ये बहुत सारे रिसर्च पर्पज में बहुत सारी जगह यूज होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। नाउ सेल किससे बना होता है, ये चीजें तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस की हुई हैं ये चीजें। बाकी बात करें इंक्लूसिव बॉडी, ऐसी बॉडी जिनमें फूड रिजर्व होता है उन्हें हम इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स इसके अंदर आते हैं, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स आते हैं इसमें, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। बाकी बात करें यूकैरियोट, बाकी सारे किंगडम इसमें आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अंदर दो टाइप के सेल है, मतलब प्लांट सेल अलग है, एनिमल सेल अलग है, इनके भी याद रखना है, क्योंकि प्लांट सेल की प्रॉपर्टी जो रहती है वो एनिमल सेल की नहीं है, जो एनिमल सेल की है वो प्लांट सेल की नहीं है, और कुछ चीजें कॉमन भी हैं। खास बात प्लांट सेल में पूछी जाती है सेल वॉल। क्या पूछा जाता है? सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट में, एनिमल में नहीं होती, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन की वैसे जरूरत नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, मतलब क्योंकि प्लांट है हर टाइम रह रहे हैं एटमॉस्फेयर में, एनिमल है वो प्रोटेक्ट भी कर लेता है खुद को, इसलिए उनकी बॉडी वेरी करती है। प्लांट में वैक्यूल लार्ज होता है क्योंकि प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जब वो अपना भोजन खुद बनाते हैं तो होता है इसमें वैक्यूल लार्ज अमाउंट में। एनिमल्स में स्मॉल अमाउंट में होता है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। देखो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब हम प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट डिस्कशन है इसकी। वैक्यूल लार्ज एंड परमानेंट, कैसा होता है वैक्यूल? लार्ज एंड परमानेंट, अभी हमने इसको डिस्कस किया। तो नाउ लाइजोसोम रेयर, लाइजोसोम प्रेजेंट, स्टोरेज मटेरियल स्टार्च ग्रेन्स, और उसमें क्या रहता है? स्टोरेज मटेरियल ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ग्लाइकोजन को हम क्या नाम से जानते हैं? एनिमल स्टार्च। बताओ हमारे बॉडी के किस ऑर्गन में ये स्टोर होता है? ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है? जल्दी से बताएंगे। देखो ये जो क्लास रहती है ये आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको मन नहीं करेगा क्या पढ़ें क्या पढ़ें, और ऐसे आपके पास टारगेट होगा कि अच्छा ये चीजें पढ़नी है, और उसके बेसिस पे हम थोड़ा रिवाइज भी कर रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ऐसा बेशक मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लेके आई हूँ, बट स्टिल हमने ये चीजें पढ़ रहे हैं कि क्या क्या आता है इसके अंदर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ना हम कुछ ही क्वेश्चन को कवर कर पाते, और इसके थ्रू हम पूरा टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, जो जो मेन मेन चीजें हैं, और कंसेप्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं। अब प्लाज्मा लेयर होती है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो किसने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है, किसने बोला ऐसी होती है, कोई कुछ बोला। तो इसके पीछे 3 फेमस मॉडल चलते हैं। सबसे पहले आता है सैंडविच मॉडल। कौन सा आता है? सैंडविच मॉडल, जो डैनियल एंड डेवसन ने दिया था। किसने दिया था? डैनियल एंड डेवसन ने दिया था। प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल, प्रोटीन लेयर फिर लिपिड लेयर फिर और जो लिपिड होते हैं उसके 2 एंड होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब फोबिया, डर। किससे डर? ये डरते हैं, किससे डरते हैं? फोबिया, ये डरते हैं जो भी मतलब बोल सकते हो आप, जो भी इन पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें ये ध्यान में रखिएगा कि किसने दिया था? डैनियल एंड डेवसन ने। 3 ही मॉडल हम फेमस पढ़ेंगे इसके। सेकेंड मॉडल आज आता है इसका, कौन सा आता है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, डेविड रॉबर्टसन ने दिया था। ठीक है, बस इसमें इतना याद रखना। फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे फेमस मॉडल है, जॉन सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इन्होंने बोला था कि ठीक है, एक लेयर होती है हाई, और प्रोटीन ना ऐसी नहीं है कि पूरी लाइन में लगी है, प्रोटीन बीच में अलग अलग है। प्रोटीन एज ए कैरियर वर्क कर रही है, प्रोटीन एज ए ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। ये चीज ध्यान में रखना कि किसमें मदद करती है? ट्रांसपोर्टेशन में। बीच में है तो ये टनल का काम करती है, चीजें इधर से उधर पहुंचाने में। और हमेशा ये ओपन नहीं होती, ठीक है, हमेशा ये ओपन नहीं होती, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और अगर बाहर है प्रोटीन एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन, और अंदर है तो इंट्रिंसिक इंटीग्रल प्रोटीन। क्या आता है? बाहर वाली एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन और अंदर वाली इंट्रिंसिक इंटीग्रल प्रोटीन इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। राइट नाउ गोइंग टू ए, अब आपने मुझे बताना है कि जो ऑस्मोसिस होती है उसमें कैसी मूवमेंट होती है। ऑस्मोसिस में कैसी मूवमेंट होती है ये आपको बताना है। एनी आइडिया? मतलब सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की, सॉल्यूशन की किसकी मूवमेंट होती है? बताओ जल्दी से, इतनी बार कंसेप्ट को पढ़ा है हमने। ठीक है, सॉल्वेंट की होती है। और डिफ्यूजन में किस चीज की मूवमेंट होती है? डिफ्यूजन में किस चीज की मूवमेंट होती है? दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, नॉट टू मच, बट फर्क तो है। देखो, सॉल्यूशन की, अब सॉल्यूशन वो लिक्विड केस में भी हो सकता है, सॉलिड के केस में भी हो सकता है, कैसा भी सॉल्यूशन हो सकता है, पर सॉल्यूशन की मूवमेंट होती है, ये दोनों में फर्क है। पर डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है? कई बार स्लो डाउन भी होता है, तो इसमें कई बार एनर्जी प्रोटीन मदद करती है, उसे हम फैसिलिटी डिफ्यूजन बोलेंगे। कई बार उसमें क्या होता है कि एटीपी मदद करते हैं, एनर्जी मदद करती है, तो उसमें एक्टिव डिफ्यूजन बोलेंगे। अच्छा, मुझे बताएंगे जो एटीपी कौन सी ऑर्गेनिल बनाती है? एटीपी कौन सी ऑर्गेनिल बनाती है? सेल है ना, हमने पढ़ा था, सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिल्स होती हैं। राइट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का भी कौन सा हिस्सा? जल्दी से फटाफट आंसर करना है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी कौन सा हिस्सा? राइट, ऑक्सीजोम का F1 पार्ट। कौन सा पार्ट? ऑक्सीजोम का F1 पार्ट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, क्या चीज प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में? क्रिस्टे या सिस्टर ने? ठीक है, हाँ, क्रिस्टे प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपने आंसर कर दिया था पहले ही, तो ये भी ध्यान में रखना है
कि क्या चीज उसमें प्रेजेंट होती है। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं। तो अब ये तो पता लग गया, ऑस्मोसिस आपको पता लग गया, सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है। और ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेसेसरी होती है। डिफ्यूजन, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों केसेस में होता है। तीन टाइप के सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। जब सेल से कोई चीज बाहर जा रही है तो कौन सी कंडीशन आती है, ये बताना है। जब सेल से कोई चीज बाहर जा रही है तो कौन सी कंडीशन आती है, हाइपर, हाइपो या आइसो। राइट, हाइपरटोनिक कंडीशन। ये वर्ड याद रखिएगा, केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं और बायो में भी पूछे जाते हैं। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंस रखते हैं, हाइपो एंड हाइपो वाला कंसेप्ट। और हाइपर होता है तब सेल बाहर जा रहा है कोई चीज, तो बाहर जा रही है कोई चीज तो चीज कम होगी ना उसके पास। और जब चीज कम होगी तो क्या आ गया कंडीशन, तो उस केस में प्लाज्मोलिसिस होगी। क्या होगी, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है शेल श्रिंकिंग। याद रखो, मेरे साथ बोलो चीजों को, तभी याद होंगी चीजें। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसो मतलब आइसो वर्ड जब भी है ना तो कुछ ना कुछ सेम होगा। हाइपर मतलब कोई चीज बाहर जा रही है जिसमें प्लाज्मोलिसिस होती है, सेल श्रिंक कर रहा है। हाइपरटोनिक में कोई चीज अंदर आ रही है। राइट, ये हो गया। डीप्लाज्मोलिसिस में वो अगेन अपनी पोजीशन ले लेता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब डायलिसिस प्रोसेस होता है, जिसमें आपको पता है कि किसी की किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, नेफ्रॉन प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, तो वहां पे डायलिसिस की जाती है, वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। बाकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया। एंडोसाइटोसिस, एंड मतलब अंदर आना, एक्स मतलब जब होगा ना तो चला गया है, एंड मतलब इनटेक। तो इनटेक भी दो टाइप का होता है। अब हम अंदर खाना कुछ खा रहे हैं तो लिक्विड भी ड्रिंक करते हैं, हम सेल ड्रिंकिंग भी कर रहे हैं, हमारी बॉडी ड्रिंक भी कर रही है, हमारी बॉडी फूड भी इनटेक कर रही है। तो पाइनोसाइटोसिस होता है सेल ड्रिंकिंग, और फैगोसाइटोसिस होता है सेल ईटिंग। पाइन मतलब पतला, फैगो मतलब मोटा, ऐसे आप चीजों को याद रख सकते हो। एक्सोसाइटोसिस मतलब चीज का बाहर को रिमूव होना। क्या होता है, चीज का बाहर रिमूव होना, याद रखिएगा। अब सेल वॉल, अच्छा मुझे बताओ, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल में स्पेसिफिक फीचर होता है जो कि उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है। हाँ, सेल्यूलोज तो बनी होती है, बट मेन एलिमेंट कौन सा होता है, एलिमेंट जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, सेल वॉल। सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग जो बनाता है, राइट, कैल्शियम। एंड अगर नॉर्मल पूछा जाए ना कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो आप सेल्यूलोज बोलोगे, ये भी याद रखना, क्योंकि ह्यूमन उसको डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ना, इसीलिए वो मतलब खाना पका के खाते हैं। बाकी अगर पूछा जाए सेल वॉल की मजबूती के लिए, तो याद रखिएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के पैक्टेट। होते कहां पे हैं, कौन सी लेयर में होते हैं, ये भी बताइएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी या मिडल, किस लेयर में ये प्रेजेंट होते हैं। मिडल लेयर में, मिडल लैमिना में, ऐसा क्वेश्चन आता है। सो रॉबर्ट हुक ने इसके बारे में बताया था, बाकी मैंने आपको बता दिया। अब सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं, कोई किसका काम क्या होता है, कोई किसका काम होता है, कोई किसका काम होता है। अब आई थिंक अभी तक तो आपको पता होगा किसका काम क्या होता है, तो जल्दी से मुझे ये बताएंगे कि इनमें से ऑर्गेनेल कौन सी ऑर्गेनेल होती हैं जो सेमी ऑटोनोमस नेचर की होती हैं। सेमी ऑटोनोमस कि उनका डीएनए होता है बट नॉट, मतलब बहुत ज्यादा उसका रोल प्ले है वैसा भी नहीं है, हाँ बट स्टिल उसका रोल प्ले होता है। मतलब वेल जैसे प्रोकैरियोटिक होता है ना, वेल डिफाइन नहीं होता बट होता है। सेमी ऑटोनोमस उसका खुद, देखो सेल के अंदर छोटा सा है, हमें दिखता भी नहीं है, माइक्रोस्कोप चाहिए होता है उसको देखने के लिए, उसके अंदर भी और ऑर्गेनेल्स हैं, उसके अंदर भी उस सेल का अपना खुद का कंट्रोल है। सो सोचो कितनी माइनर लेवल पे चीजें होती हैं। तो जल्दी से बताओ इन सब में से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम,
प्लाज्मिड, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, साइटोस्केलेटन, कौन से इनमें से दो सेमी ऑटोनोमस नेचर के होते हैं? खुद का जेनेटिक मटेरियल किसका होता है? लाइसोसोम का नहीं होता। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। दो का होता है, एक तो बता दिया आपने माइटोसिस, दूसरा सॉरी माइटोसिस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने शायद पहले भी माइटोसिस ही बोला था माइटोकॉन्ड्रिया का। राइट, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा इस चीज को। प्लास्टिड को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। ये चीजें मत भूलना। और अब हम करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा भूलने वाली चीजें हैं। अब आपको पता है कि क्या क्या बना होता है। देखो याद रखिएगा, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन एंड पैक्टिन से बनी होती है सेल वॉल। अब चलिए क्या क्या भूलते हैं। देखो शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, अब शॉर्ट नोट से भी चीजों को पढ़ सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट नोट्स में कुछ ही पेजों के हैं, मैं अपलोड कर दूंगी, आप उनसे देख लेना। इसके पूरे बने हैं तो उस चीज को आप देख लेना। बड़े मतलब 4-5 पेजों में पूरा चैप्टर फिनिश है। जो जो चीजें करनी है ना, ऐसा 3 में से कुछ भी मिसिंग है, सब कुछ है उसमें। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गार्नियर ने इसे दिया था। तो किसने टर्म दी थी, किसने स्ट्रक्चर दिया था, ये चीजें आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि एक बार पेपर में यही पूछा गया। थोड़ा सा अगर टफ डालना हो पेपर तो यही चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं और इन्हीं में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। और आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में जब से क्लास लगाने को आपको बोला था, तो मैंने बोला था एक पेजेस अलग बना लो जिसमें कि आप स्टडीज लिख लेना, और दूसरे पेजेस में आप किसने टर्म दी, किसने डिस्कवर किया, क्या किया, वो चीजें लिखनी है, ताकि एंड में आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। राइट, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गार्नियर ने इसे दिया था। अभी पूछूंगी मैं, सारी चीजें लिख लो चाहे साथ साथ, ठीक है? अगर किसने नहीं लिखी है, जो नोटबुक आपने पकड़ी है उसमें लिख लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑब्जर्व किया था गार्नियर ने, अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था पोर्टर ने, टर्म भी पोर्टर ने ही दी थी। 3 हिस्से हैं इसके, सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स। अब हम इसमें बात करेंगे कि ये मेन काम क्या करता है। मेन काम ये करता है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का। 2 टाइप का होता है, एक स्मूथ, एक रफ। स्मूथ मतलब प्लेन, कोई वेरिएशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ शांति से चला हुआ है। तो यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसमें राइबोसोम नहीं है। रफ है, माना देखो एक सरफेस है, ठीक है, अगर हम बात करें जैसे कि अब माना प्लेन सरफेस है, इसमें कुछ भी नहीं है तो प्लेन है, स्मूथ बन गया। अब उसमें ऊपर ऊपर कुछ डॉट डॉट है, फिर रफ बन गया, उबड़ खाबड़। अब इन दोनों का अपना अपना रोल प्ले है। स्मूथ लिक्विड चीजें बनाएगा, लिपिड बनाएगा, और रफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि राइबोसोम अटैच है ना इसके साथ। तो राइबोसोम की ट्रांसपोर्टेशन में ये मदद करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कौन क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट देखो, फर्स्ट वर्ड याद हो गया ना, गार्नियर एंड पोर्टर, 2 वर्ड हैं। अब राइबोसोम आइसोलेट किया था क्लेयर्ड ने, नेम दिया पैलेड ने। अब अगर आपको ट्रिक्स बना के याद रखना है, कैसे याद रखना, देखो अभी आप बोलोगे इतने ज्यादा साइंटिस्ट, हम तो भूल जाएंगे। देखो चीजों को ना पढ़ते रहो इनको। अच्छा, जैसे पढ़ा, फर्स्ट आइसोलेट क्लेड ने किया था, क्लेड ने क्या किया था, फर्स्ट आइसोलेट किया था राइबोसोम को। नेम किसने दिया था? अच्छा, पैलेड ने दिया था। पैलेड ने क्या दिया था? नेम दिया था। ऐसे 3-4 बार पढ़ लो, बस इनफ। ये मत सोचो कि भूल रहा है, याद हो रहा है। अभी आपको फोकस करना है। देखो एक तरीका बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट टारगेट दिया कि आपको, आपने बोला 5th चैप्टर करना है, बट 5th चैप्टर लॉन्ग है, 5th यूनिट लॉन्ग है, तो इसलिए हमें 2 सेक्शंस दे दो, 2 दिनों में हम कंप्लीट करेंगे। तो 16, 17, 18, 19 ये चैप्टर आपको करने हैं। तो जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक के बाद खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, नहा रहे हो, तो उस टाइम पे सोचना है कि उसके बारे में आपने क्या क्या पढ़ा। अच्छा, इसके अंदर ये चीज आती है, इसके अंदर ये चीज आती है, इसके अंदर ये चीज आती है, ये है। तो ऐसे आपको स्टोरी के टाइप में,
और जितना आपको मतलब याद कर पाओ ना ये चीजें हैं, स्टक कर गए, अच्छा ये तो भूल गए, फोन में सारी पीडीएफ हैं, ओपन योर पीडीएफ, राइट, और उसमें चेक कर लो, अच्छा ये चीज है। ऐसे करके अभी आपको जितने भी दिन है ना वैसे ही बिताने हैं। याद रखिएगा, सीरियसली मानो, इससे चीजें याद रहती हैं कि अच्छा इसके अंदर ये आता है। अच्छा अभी आपने राइबोसोम के बारे में पढ़ा, तो आफ्टर क्लास देखो कितनी चीजें याद रहती हैं, क्या चीज है, क्या क्या है, क्या क्या कंसेप्ट। अच्छा राइबोसोम पकड़ा था हमने, क्या क्या पढ़ा हमने उसके बारे में, किसने डिस्कवर किया था, किसने टर्म दी। जब जितनी बार आप इसको करोगे उतनी चीजें याद हो जाएंगी। और याद रखिएगा 2 क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं इस चैप्टर से, मे भी ज्यादा भी आ जाए। प्रोटीन सिंथेसिस करता है 2 टाइप का आता है, 70s 80s। 70s प्रोकैरियोटिक में होता है 50+30 अरेंजमेंट। 80s राइबो मतलब यूकैरियोटिक में होता है 60+40। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का काम होता है पैकेजिंग का, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। क्या नाम है इसका, क्या काम है, पैकेजिंग का। देखो फर्स्ट ऑब्जर्व ज्योरेज ने दिया था, डिटेल किसने दी, कैमिलियो गोल्गी, ये तो याद ही रहेगा। जी जी जी, गोल्गी है ना, गोल्गी है तो गोल्गी के ही नाम से ये चीजें फेमस हैं, ज्योरेज एंड कैमिलियो गोल्गी। ठीक है, ये याद रखिएगा। बस इसमें अभी आपको इतना ही याद रखना है। इसको याद रखिएगा, लिपोकॉन्ड्रिया, आइडियोजोम, डॉल्टन कॉम्प्लेक्स इसको हम बोलते हैं, अगर आपको और नेम से इसे याद रखना है तो ना। और ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, पैकेजिंग का काम करता है ना ये मेन तो। फिर आता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो पैक किया सामान, हमारा पैकिंग वाला सामान गंदा है, खराब है, डिस्ट्रॉय कर रहा है चीजों को, तो पैकिंग वाला सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, ये क्या करेगा, अगर वो काम का नहीं है तो लाइसोसोम उसको बर्स्ट करने का काम करेगा। मतलब ऐसा काम करेगा कि मर भी जाए और लाश भी ना मिले। सुसाइडल बैग बोला जाता है, सुसाइड करता है, इसका प्रूफ ही नहीं मिलता। तो ये जरूरी भी है, वरना हर इतना ज्यादा वेस्ट हो कहाँ फेंकेंगे। तो इसमें हाइड्रोलेज एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि ये काम करने में मदद करता है। पूछा जा सकता है क्या काम करता है, और ये खुद काम करता है, ऑटोलाइसिस करता है, कोई उसको बोल नहीं रहा है कि तूने ये काम करना है। तो ये वर्ड याद रखिएगा कि क्या काम करता है, कौन से एंजाइम होते हैं। पीएच इसका एसिडिक रहता है, ये भी याद रखिएगा। अब ऑटोलाइसिस करता है तो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को, सब चीजों को, ये याद रखना है आपको। अच्छा मुझे बताओ, अब वैक्यूल है, ये तो पता लग गया हमें प्लांट सेल में सबसे ज्यादा होता है। वैक्यूल की आउटर लेयर को हम किस नेम से जानते हैं, वैक्यूल की आउटर लेयर को हम किस नेम से जानते हैं। राइट, टोनोब्लास्ट। वैक्यूल की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, टोनोब्लास्ट। ये चीज याद रखिएगा आप। बस इसमें यही याद रखना है, एनिमल्स में ज्यादा हो, प्लांट्स में ज्यादा होता है, एनिमल्स में कम होता है। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है क्योंकि अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है। प्रोटिस्टा में जो वैक्यूल होता है वो एनगल्फ का काम करता है, एनगल्फ मतलब फूड इंटेक का काम करता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो अभी फिर से रिपीट करते हैं हम, लाइसोसोम का कोई साइंटिफिक नेम कुछ ऐसा बोला नहीं है, वैक्यूल का नहीं है। अभी तक हमने 3 चीजें की, गोल्जी बॉडी, आपका राइबोसोम, और तीसरा क्या किया हमने, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले फिर से सोचो सोचो, याद है, ऑब्जर्व किया गार्नियर ने, अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया पोर्टर ने, टर्म भी पोर्टर ने दिया, मेन नाम याद रखना है, ठीक है। गार्नियर एंड पोर्टर, राइबोसोम, क्लेड एंड पैलेड, गोल्जी का तो जीजी से याद रखना, ज्यूरेज एंड गोल्जी। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें इंपॉर्टेंट है, डिस्कवर कॉलिकर ने किया, टर्म वेंडा ने दी, लिख लो। फर्स्ट डिस्कवर कॉलिकर ने किया और टर्म वेंडा ने दी। देखो अब बोलोगे यार पता नहीं आएगा क्वेश्चन, छोड़ो परे। देखो जरूरी नहीं होता कि पेपर में आपको चीज मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया तो आपका ये किसी रोल प्ले का नहीं है। कई बार क्या होता है, ऑप्शन कोई और क्वेश्चन, नया टॉपिक आ गया माना,
उसमें ऑप्शन यही हो, तो आपको पता है ये इसने नहीं डिस्कवर किया था, ये तो किसी और ने डिस्कवर की थी ये चीज। तो उससे आपको ये चीज क्लियर होगी कि अच्छा ये चीज इसने डिस्कवर नहीं की थी, तो चलो कट करो इस चीज को, ये तो इसका ऑप्शन नहीं है। उससे भी आपको सही ऑप्शन मिल सकता है। सो याद, पता है क्या होता है। और एक और चीज, हाँ, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, जैसे कि मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको पूछूंगी क्वेश्चन, करोगे तो आप आराम से आंसर कर दोगे कि अच्छा ये है, साथ में और काफी क्वेश्चन आपके सही भी हो जाएंगे। पर जब आप खुद पेपर सॉल्व करने लगोगे ना, तो उतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। वो रीजन पता है क्या रहता है, उसमें से दो चार क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। वो रीजन होता है ना कि आजकल हम डिजिटल दुनिया से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चीजें, तो हमें पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है। जब हम अपने दिमाग से पढ़ते हैं, आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो हम उस चीज में पीछे रह जाते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस करना खुद भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रैक्टिस करो पेपर पेंसिल लेके, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा होगा कोई, इसमें नहीं, स्क्रीन पे नहीं। अगर आपका पेपर हैंड रिटन होता है तो हैंड रिटन में ही प्रैक्टिस करो, उसी से आपको ये आसानी होगी पढ़ने की, ठीक है। वरना मतलब पेपर में ना आदत बन जाएगी पढ़ने की, वरना ना पता क्या होता है, जब क्वेश्चन पढ़ते 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 थक जाते हैं और आधे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो उसके लिए पढ़ने की आदत होनी चाहिए हमें, कि वर्ड लिखा है कॉपी पे तो ये करना है। तो वो मैंने ऑब्जर्व किया, आज मैं पेपर सॉल्व कर रही थी, तो मैंने देखा इतने टाइम से मैं डिजिटल में उसमें कर रही थी, तो जब मैंने हैंड खुद सॉल्व किया, तो उसमें से आते आते चीज गलत कर दी। क्यों? क्योंकि आदत नहीं रही पढ़ने की। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये चीज आपको बताना जरूरी है, कि ऐसा भी होता है कई बार हमारे साथ, कि हमें आती है चीज और हम गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत नहीं है उसे सॉल्व करने की। सो राइट। सो बाकी आउटर लेयर सिंपल होती है, इनर लेयर क्रिस्टी शेप में होती है। क्रिस्टी में होते हैं ऑक्सीजोम, बेस से अटैच होता है, स्टॉक एंड हेड, हेड होता है F1 पोर्शन, F1 पोर्शन में एटीपी की सिंथेसिस होती है। बस, खुद का डीएनए है, आरएनए भी होते हैं कुछ, 70s राइबोसोम होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस करता है ये, प्रोटीन की भी, और मेन है एटीपी, एनर्जी देता है, तभी तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड की टर्म ली थी हैक्कल ने, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से दो नाम क्या थे, बताओ जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया में दो साइंटिस्ट के नाम पढ़े हमने, कौन कौन से थे? जल्दी से, सभी के रिप्लाई चाहिए मुझे। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने दो नाम पढ़े, कौन कौन से? कॉलिकर और बैंडा, ठीक है, ये याद रखिएगा, कॉलिकर एंड बैंडा, बंदा याद रखिएगा। तो प्लास्टिड, जिसमें ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कलरलेस प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट, कलर प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट होती है पोटैटो में, माइलोप्लास्ट, ग्रेन्स में एलिरोप्लास्ट, ओलियोजोम एलियोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट आती है कलर्ड प्लास्टिड, जिसमें कि क्रोमोप्लास्ट ऑटोप्लास्ट, फेगोप्लास्ट फाउंड इन ब्राउन एल्गी, रोडोप्लास्ट रेड एल्गी। अब देखो उसमें पढ़ेंगे हम मेन ग्रीन कलर की और की भी, क्लोरोप्लास्ट। नाम याद रखिएगा, डिस्कवर ल्यूवनहुक ने, टर्म सिंपल, ठीक है, किसने दिया? डिस्कवर ल्यूवनहुक ने एंड सिंपल ने दिया। नाउ अब इसकी आउटर लेयर सिंपल है, इनर लेयर भी सिंपल है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। बट इनर लेयर के अंदर बहुत सारे थैलेकोइड होते हैं, जो एक, जैसे कि हमारे कैरम बोर्ड की गिटियां रखते हैं ना, वैसे ऐसे ऐसे रखी होती हैं। तो जब ये लाइन में रखी होती हैं तो उसे हम ग्रेनम थैलेकॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेनम थैलेकॉइड। और जब ये लंबा होगा तो स्ट्रोमल थैलेकॉइड, ठीक है। जब गोल गोल के रूप में होगा तो ग्रेनम, और दूसरा स्ट्रोमल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और थैलेकॉइड के अंदर होता है क्वांटोसोम, जो कि लाइट को कैप्चरिंग करने में मदद करता है। अच्छा, एनिमल प्लांट किंगडम में हमने एक और चीज की, प्लांट फिजियोलॉजी में, कि जो ग्रेनम होता है उसमें कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है? PS1, PS2, बोथ ऑफ दीज, कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है?
राइट, बोथ। ठीक है। और अगर स्ट्रोमा की बात करें उसमें PS1 सिस्टम होता है। ठीक है, ये चीज पक्का याद रखिएगा। तो ये दोनों में क्वेश्चन आता है। क्वेंटोसोम फोटोसिंथेटिक यूनिट है जो कि लाइट को कैप्चरिंग करने में मदद करता है। क्या काम करता है? लाइट को कैप्चरिंग करने में मदद करता है। और इसमें भी DNA होता है। ठीक है। और अगर देखो, अगर पूछा जाए ऑर्गेनिल कौन सी है तो क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट पूछा जाए तो क्लोरोफिल। देखो, जो क्वेंटोसोम होता है ना, क्वेंटोसोम के अंदर क्लोरोफिल होता है। फोटोसिंथेटिक यूनिट है ना, क्लोरोफिल का काम मेन ही होता है। अच्छा, मुझे बताओ क्लोरोफिल का कोर एलिमेंट कौन सा है? जो कि ये वाला होगा तभी क्लोरोफिल काम कर पाएगी अच्छे से, ये नहीं होगा तो मैग्नीशियम। राइट। ठीक है, अब पॉइंट याद हो गए। चलो बताओ, इनमें कौन से दो साइंटिस्ट के नाम पढ़े हमने अभी? अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टर्म ऑब्जर्व बताओ, जस्ट दो नाम पढ़े हमने। मैं चाहती हूँ पहले आपके माइंड में ये तो जाए कि अच्छा ये नाम है इससे रिलेटेड। हैकल प्लास्टिड में पढ़ा, ठीक है, राइट। और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पढ़ा? हैकल हमने पहले पढ़ा सबसे पहले कि टर्म प्लास्टिड किसने दी। मैं बात करी हूँ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। एक आ गया ल्यूवेनहुक, दूसरा दूसरा ऐसे नाम था, मुझे पता था वो नाम थोड़ा अजीब है। सो इसका नाम आ गया सिम्पो। देखो ऐसे सीक्वेंस याद रख लेना, फर्स्ट ल्यूवेनहुक, सेकंड सिम्पो। हो गया ये। चलिए, अब आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है सेल की। हाँ, हो गया ना याद? सभी बोलेंगे सिम्पसन। सिम्पसन ने टर्म दी थी। टर्म किसने दी? सिम्पसन ने दी थी। ऐसे इन चीजों को ऐसे पढ़ा करो। भूल जाती है मुझे पता है, पर जब ना ऑप्शंस आते हैं ना तो आई ही जाती है माइंड में। ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन देख के भी हमें कुछ याद नहीं आ रहा, ऑप्शन देख के चीजें याद आ जाती हैं अगर पढ़ी हूं। ठीक है। साइटोस्केलेटन होता है कि सेल को प्रोटेक्ट करता है, जो छोटे छोटे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि सेल की शेप बनी रहे। सीलिया एंड फ्लैजेला मूवमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, सीलिया स्मॉल साइज होते हैं, फ्लैजेला लॉन्ग साइज के होते हैं। तो जल्दी से बताएंगे सीलिया एंड फ्लैजेला में अरेंजमेंट कैसे होती है? 9+0, 9+2, 9+0, 9+2। राइट। ये तो क्वेश्चन तो मैंने पता नहीं कितनी बार पूछा है। राइट। अब ऐसे अरेंजमेंट होती है, दो के पेयर में 9 लगे हैं। बाकी होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सेल सेंटर फर्स्ट डिस्कवर बाय वॉन बेंडन। कितने नाम है ना, सबसे ज्यादा नाम मुझे लगता है इसी चैप्टर में है। टर्म डिस्कवरी और आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीजें इसी चैप्टर में है। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, आगे किसी और चैप्टर में भी है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस और भी चैप्टर में है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर यहीं पे ये चीजें हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप 2-3 चैप्टर का मिक्स सोच सकते हैं कि इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। सेंट्रोम एंड सेंट्रियोल फर्स्ट डिस्कवर वॉन बेंडन ने। स्ट्रक्चर किसने दिया? टी बोवरी ने। फर्स्ट डिस्कवर बेंडन ने, स्ट्रक्चर टी बोवरी ने। ठीक है। और अरेंजमेंट होती है 9+0। बस इतना याद रखना है इसमें। ये देखो लाइन में। और ये किस काम में आता है? जब मियोसिस एंड मुझे पता है। देखो पता है क्या होता है कि एक बार ना पेपर में 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही आ गए थे। डिस्कवरी ये वो, अगर आपने पढ़े भी हो, बोले भी हो, ठीक है, अच्छे इसके अंदर ही आता है, ये आता है 2-4 बार, तो ऑप्शंस देख के चीजें याद आ जाती हैं। बेशक डायरेक्टली मैं पूछ रही हूँ क्या है इसमें बताओ, आपको नहीं याद आएगा। बट जब मैं 3-4 ऑप्शन दूंगी, अच्छा ये नाम पढ़ा था हमने इसमें, तो चीजें याद आ जाती हैं। इसीलिए वो चीज करो। ठीक है, बोलो पढ़ो बस छोड़ दो। ये नहीं सोचना कि याद आ रहा है नहीं आ रहा है, बाद में भी अब सोचो मैम ने बोला था कि रिवाइज ही करनी है चीजें, नहीं याद आ रहा अब क्या करूं, उतनी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। हाँ, तभी तो मैंने बोला था एक पेज पे लिख लेना स्टार्टिंग से ही। पता है क्या होगा, अब जितनी बार आप रोज बैठ रहे हो पढ़ने, 5 मिनट पढ़ लो या क्लास के एंड में पढ़ लो, एक बार देख लोगे, रोज देखोगे, तो
या छोटे होते क्या होता था, हमें टॉपिक याद नहीं होता था पर पता था इस पेज पे है ये चीज है, और वो पेज याद आ जाता था तो वो चीज आसानी से हो जाती थी। तो जैसे कि अगर किसी ने नहीं लिखे हैं अभी भी, तो उनके लिए ये है कि अब जब आपको पढ़ने को दे रही हूँ मैं रोज का टारगेट, तो आप लिख लो साथ साथ। लास्ट के 2 दिन आपने वही चीजें रिवाइज करनी है। ठीक है, लास्ट के दिनों में आपने वही चीज एक बार पढ़ के रखनी है। ठीक है, जैसे कि अगर नहीं लिख पाए क्लास में लिख लो। हाँ, ये है। पता है क्या होता है, मतलब 5-6 क्वेश्चन आगे माना इसी से, 5-6 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, और ज्यादातर नाम इसी चैप्टर में, बाकियों में 2-2 3-3 नाम ही होंगे कि इसने ये डिस्कवर किया या नहीं। जो न्यूक्लियस है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, और इसके क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के बारे में फ्लैमिंग ने दिया था। बस इतना याद रखना है इसमें। बाकी अगर न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोसोम, तो इसमें 2 वर्ड आ जाते हैं, बाउमे ने दिया एंड डिस्कवरी फोंटेना ने किया। क्या है, टर्म बाउमे ने दी एंड डिस्कवरी फोंटेना ने किया। बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, बस हमारा चैप्टर फिनिश। बेस्ड अपॉन पोजीशन ऑफ ए सेंट्रोमोर क्लासिफाइड इन 4 टाइप, मेटासेंट्रिक मिडल में है, सबसेंट्रिक थोड़ा सा ऊपर है, एक्रोसेंट्रिक मतलब क्रोमोसोम सिचुएटेड क्लोज एंडेड, और टीलो मतलब टॉप पे है। वैसे इसका क्वेश्चन आया नहीं है, तो जस्ट आपको इस चैप्टर में देखो, आज अभी तक तो आपको ये याद हो गया है कौन सा सेमी ऑटोनोमस है किस, और हाँ एक और कर लो, वॉलपेपर लगा लो फोन पे, कुछ और नहीं है। अगर बस ये रखना है कि जितनी बार फोन पकड़ना है वो वॉलपेपर पे पढ़ लेना है चीजें, ऐसे ही याद हो जाती हैं चीजें। ठीक है, सो नाउ, ठीक है, सो एक क्वेश्चन आप देख सकते हो कितने ज्यादा डायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं, और एक बार इनसे भी गो थ्रू होना, क्योंकि कई बार हम पढ़ के हमें चीजों को ज्यादा, मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया तो आप इजिली अटेम्प्ट कर लेते हो। 45 क्वेश्चंस, और इजी है, कोई टिपिकल लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, मैं डिस्कवरी टर्म्स इनको बार बार लर्न करने को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि माना अगर पेपर टफ आ जाए तो टफ में मेन टफ यही डालते हैं, डिस्कवरी, ये तो 5-6 नंबर यही हो जाएंगे आपके, तो वहां पे आपका कमांड बन जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार ना हम सिली सिली मिस्टेक की वजह से भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो ये है कि कुछ टॉपिक हमारे ऐसे क्लियर हो जाएंगे अगर हमने पढ़े होंगे। ठीक है, सो अब देखना, याद रखना, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, सबसे पहले अब मैं आपकी टर्म पूछूंगी, टर्म डिस्कवरी, फटाफट आंसर, मतलब 5 मिनट स्टार्टिंग के मैं सिर्फ टर्म डिस्कवरी के लिए रखूंगी। इसकी टर्म किसने दी, डिस्कवरी किसने की, इसकी टर्म किसने दी, इसकी डिस्कवरी किसने की, बस यही पूछूंगी सबसे पहले। लास्ट में भी पूछ लूंगी 2-4 नाम, ताकि कुछ कुछ चीजें आपको अभी याद हो जाए, और आई थिंक आपको नाम अभी याद हो रहे होंगे, ये याद रखना। सो यूनिट 3, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इसमें 9th चैप्टर आ जाता है, बायोमोलिक्यूल। नहीं नहीं नहीं, टर्म और डिस्कवरी दोनों याद रखने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 9, बायोमोलिक्यूल। सो इसमें अब ये चीजें नहीं करवाऊंगी मैं कि क्या होता है। अच्छा, प्रोटीन का बेसिक यूनिट बताओ क्या आता है। साइंटिस्ट के नेम जितने होते हैं ना वो सारे याद रखने हैं। राइट, अमाइनो एसिड। ठीक है, बायोमोलिक्यूल का सीधा मतलब है लिविंग मॉलिक्यूल्स। बायो मतलब लिविंग, लिविंग के मॉलिक्यूल जो आते हैं। ठीक है, याद रखना, एसिड, एसिड, एसिडिक अमाइनो जिसमें एसिडिक ग्रुप लगा हो, बेसिक अमाइनो बेसिक ग्रुप लगा हो, न्यूट्रल मतलब कोई चार्जेस नहीं। बाकी 3 टाइप से हमने इसे क्लासिफाई किया है। असेंशियल, जो हमारी बॉडी को बाहर से चाहिए होते हैं, वो असेंशियल अमाइनो एसिड रहते हैं। नॉन असेंशियल, जो हमारी बॉडी को चाहिए नहीं होते राइट से, वो ऑटोमेटिकली मिल रहे होते हैं, वो नॉन असेंशियल आ गया। फिर आते हैं सेमी असेंशियल, जो कि समटाइम, जैसे कि बेबी बॉर्न होता है, प्रेग्नेंट मदर में होता है, बच्चों को दूध से मिलता है, तो वो आ जाते हैं सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड। अच्छा बताओ, कौन सी इम्यूनिटी बच्चों को बाय बर्थ मिलती है।
मदर से फर्स्ट मिल्क में मिलती है? कौन सी इम्यूनिटी? आईजीए। आईजीई एलर्जी के लिए है, और आईजीए, हाँ आईजीए मिलती है मदर से, और आईजीई एलर्जी की होती है, ये याद रखिएगा। और मोस्ट कॉमन आईजीजी। सो नाउ ये है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। जब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इकट्ठे रह रहे हैं तो ज्विटर आयनिक फॉर्म ये बनती है, ये याद रखिएगा। नाउ लिपिड से कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक आया नहीं है, बट एक बार याद रखिएगा सैचुरेटेड कौन है और अनसैचुरेटेड कौन है। सैचुरेटेड आगे आपके सैचुरेटेड आगे आपके एनिमल टिश्यू से हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और अनसैचुरेटेड कॉमन इन प्लांट टिश्यू। सो सैचुरेटेड का नाम याद रखिएगा, पैलेमेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड, और अनसैचुरेटेड का क्या आता है, ओइलिक एसिड। ये हो गया। अब आते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, लिविंग बट बड़े मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या हो गए, लिविंग पर बड़े मॉलिक्यूल, वो आ जाते हैं आपके बायो मॉलिक्यूल के अंदर। अच्छा बताओ, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं, टॉपिक भी कंप्लीट, कंसेप्ट भी आपको याद भी हो जाएंगे कल। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एटमॉस्फेयर, राइट। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन रहती है हमारी बॉडी में, और एटमॉस्फेयर में रुबिस्को। चलिए, प्रोटीन की टर्म से क्वेश्चन आता है, जी बेंजलियस में दिया था। प्रोटीन का बेसिक यूनिट आपको पता है अमाइनो एसिड रहता है, ये चीजें लिखी हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर इंसुलिन के रूप में पढ़ते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपकी कैरेटीन प्रोटीन का रहता है, जो हमारे नेल्स हेयर्स में होती है। टर्शरी स्ट्रक्चर हमारे मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन मतलब मसल प्रोटीन। अभी मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि जो मसल में है उसमें क्या रिस्पॉन्सिबल है। एक में ट्रोपोनिन क्वेश्चन ऑप्शन में था, एक में कैल्शियम था, एक में मैग्नीशियम था, और एक्टिन था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, तो उसमें ऑप्शन मैग्नीशियम था एक जगह। ठीक है, मैंने भी सर्च किया तो मैग्नीशियम आया। दूसरा ऑप्शन मतलब दूसरा क्वेश्चन पेपर में था, उसे पूछा था कौन कौन से एलिमेंट नेसेसरी होते हैं, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दिया था। तो कंफ्यूजन कि एक ही चीज में अलग अलग चीजें क्या पूछी गई हैं। तो अगर देखो ऑप्शन में ये इस बेसिस पे भी एनालिसिस किया जाता है, मेजोरिटी में क्या आता है और माइनॉरिटी में क्या आता है। ठीक है, तो मेजियो, ट्रोपोनिन, कैल्शियम, एक्टिन, इन चीजों को तो हम इग्नोर ही नहीं कर सकते, ये तो मेन है। मैग्नीशियम नॉट नेसेसरी बट जरूरी है। ठीक है, थोड़ा बहुत, तो उस केस में हम इसको कंसीडर करते हैं, यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वाटनरी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कोर एलिमेंट आयरन आता है। बाकी बात करें पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड अलग अलग टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब। ठीक है, जैसे कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोपॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब में सिंगल है, फ्रक्टोज ग्लूकोज आ गया। डाइसेकेराइड में 2 यूनिट से बना है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ओलिगो या पॉलीसेकेराइड के अंदर हमारे और सारे आ जाते हैं। ठीक है, सो ये याद रखिएगा किस किससे मिलके क्या क्या बना है। अच्छा मुझे बताओ, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। दोनों में कार्बन C6 मतलब ये स्ट्रक्चर रहता है। तो ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है जो उसको फ्रक्टोज से बीडी करता है, वो कौन सा ग्रुप है। कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल। हाँ, बॉन्ड तो बनता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और इसमें मेन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आता है क्या बोलते हैं, CHO, कार्बोहाइड्रेट बोल रही हूँ, सॉरी, एल्डिहाइड, वर्ड ही याद नहीं आ रहा था। और फ्रक्टोज में फर्क होता है, 5 मेंबर रिंग बनती है उसमें, और ग्लूकोज में क्या बनती है, कीटोन ग्रुप होता है, 5 मेंबर रिंग बनती है, और ग्लूकोज में 6 मेंबर ग्रुप होता है, और क्या बनता है, 6 मेंबर रिंग रहती है, और हेक्सोज स्ट्रक्चर बनता है।
तो फॉर्मूले से क्वेश्चन आया था एक बारी। बाकी पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड जिसमें एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड यून है, जैसे सेल्यूलोज अभी हमने पढ़ा, ठीक है। स्टार्च एमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन से बना होता है। ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लाइकोजन सॉरी लीवर में स्टोर होता है। इन्यूलिन, एक होता है इंसुलिन। इंसुलिन अलग चीज है, इंसुलिन होती है ब्लड शुगर, ठीक है। और इन्यूलिन होता है जो एक पॉलीमर है फ्रक्टोज का, जो कि अनियन, गार्लिक इन सब में पाया जाता है। दोनों में फर्क है, ठीक है। सो फिर आता है हमारे पास अगर अगर, जो कि एल्गी में गैलिडियम गैलिसा से ऑब्टेन जाता है। फिर आता है एक्साइलेन, ये पॉलीमर है एक्साइलोन का, जो कि जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। फिर हिट्रोपॉलीसेकेराइड अलग अलग यूनिट से बन के बने हैं। काइटिन, फंगस की सेल वॉल। हाइलोरिक एसिड, ये लीनियर एसिडिक है हिट्रोपॉलीसेकेराइड का। पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरिन इसे हम बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। हाँ, फ्रक्टोज 5 थोड़ा लेट देगा। फ्रक्टोज 5 मेंबरिंग और 6 मेंबरिंग ग्लूकोज की रहती है। ये चीज याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री दोनों में इसके क्वेश्चन आते हैं। नाउ आता है न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक मिश्र ने दिया था। न्यूक्लिक एसिड अल्टमैन ने टर्म नेम दिया था। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें 3 चीजें आती हैं, एक नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। शुगर में आपके आ गई डीएनए, आरएनए। और नाइट्रोजिनस बेस में आते हैं प्यूरिन एंड पिरामिडिन। प्यूरिन के अंदर आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरामिडिन के अंदर आते हैं थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। इसमें पूछा जाता है डीएनए में क्या बेस पेयर बनता है और आरएनए में क्या बेस पेयर बनता है। तो एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। सेम यहाँ पे ये रहता है, पर यहाँ पे ग्वानिन यूरेसिल के साथ बनाता है बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आरएनए के केस में। तो पूछा जाता है बताइए इसमें से डीएनए में कौन सा नहीं आता। कई बार पूछा जाता है आरएनए में कौन सा नहीं आता। यही क्वेश्चन इसके बार पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ ये आ गया। अब माना किसी में तीनों चीजें हैं, शुगर भी है, फॉस्फेट ग्रुप भी है, तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, और ऐसे न्यूक्लियोसाइड का नाम हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। टाइड मतलब तीनों चीजें, और जब हम तीनों चीजों को कंसीडर नहीं करते, फॉस्फेट लाइन नहीं कंसीडर करते, तो न्यूक्लियोसाइड हम उसे बोलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट, डीएनए का अच्छा मोस्ट कॉमन जो डीएनए है वो बी डीएनए पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा मोस्ट कॉमन पाया जाता है? बी डीएनए मोस्ट कॉमन पाया जाता है। इसमें 10 स्ट्रैंड होते हैं। नैनोमीटर में इसका पूछा जाता है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, 2 स्ट्रैंड की डिस्टेंस कितनी है, और एंगस्ट्रॉम में पूछा जाता है। नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10। ये ज्यादा अमाउंट होगा। ये 2 नैनोमीटर है तो एंगस्ट्रॉम में 20 एंगस्ट्रॉम है। ये 0.2 ग्रुप्स का, तो ऐसे 3.4 एंगस्ट्रॉम आ गया। और पूरी 10th की लेंथ नैनोमीटर में 3.4 और इसमें 34 एंगस्ट्रॉम। ये तीनों चीजें याद रखिएगा कैसे। और एक साइड होता है 5 और थर्ड, और ये जो डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज्ड होता है, ये भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। वॉटसन एंड क्लिक ने इसका मॉडल दिया था, और ये सीक्वेंस में ही बनेंगे। थाइमिन एडेनिन के साथ, थाइमिन मतलब अपोजिट रहेंगे ये हमेशा, चाहे सीक्वेंस में कोई भी हो, तो इसे हम बोलेंगे पैलिंड्रोमिक एंड रिपीटिव डीएनए। सीक्वेंस में जो रहेगा वो चीज इसमें पूछी जाती है, राइट। सो नाउ एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स हमारा आता है। सो तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। सो एंजाइम्स फर्स्ट रिपोर्टेड बाय डब्ल्यू कुहन ने एंड आइसोलेट किया था बुशनर ने, ठीक है। फर्स्ट रिपोर्टेड किया था डब्ल्यू कुहन ने एंड फर्स्ट आइसोलेट किया था एडवर्ड बुशनर ने।
वैसे तो क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल मतलब न्यूक्लिक एसिड बिहेव, मतलब देखो सारे एंजाइम जो प्रोटीन होती है, बट हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होती, क्योंकि हर प्रोटीन का अपना अपना रोल प्ले होता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा हर जगह। सो नाउ अगर हमारे पास एंजाइम्स नहीं होंगे ना, तो हमारा बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा बॉडी का, कोई फंक्शनिंग नहीं होगी अच्छे से, बहुत टाइम लग जाएगा एक छोटे से प्रोसेस को भी। फिर नाउ आता है लॉक एंड की मैकेनिज्म। लॉक एंड की मैकेनिज्म फिशनर ने दिया था। इन्होंने बोला था कि जैसे कोई एंजाइम है, उसमें सबस्ट्रेट ऐड ऑन किया जाता है, जैसे कि चाबी खुलती है वैसे ही ये ओपन हो जाता है। जैसे कि मतलब पर्टिकुलर एक चाहिए होता है जिसकी वजह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो पता नहीं एकदम से क्या हुआ, नेटवर्क को एकदम से स्लो डाउन हो गया। देखो आपकी रिक्वेस्ट मेरे को एक्सेप्ट करने में भी इतना क्लिक ऑन करके बार बार करके फिर जाके ओपन हो रहा है। पहले इतना बढ़िया फ्लो बना था, फ्लो बिगड़ जाता है, चेंज हो जाता है सब कुछ। चलिए, तो लॉक एंड की मैकेनिज्म याद रखिएगा, फीचर ने दिया था। इन्होंने बोला था कि एंजाइम को होगा मतलब एंजाइम हर पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम बने हैं, वो उसी को ही स्पीड अप करने में, रोल प्ले करने में मदद करते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है आपने ना। अब पॉइंट पे जाते हैं, इंड्यूस फिट मैकेनिज्म। किसी और ने बोला कि अच्छा ऐसा काम करते हैं भाई साहब, तो इंड्यूस फिट ने बोला कि एक पर्टिकुलर साइट होगी, उस साइट पे जैसे कि ऐसा नहीं कि हर कोई किसी भी साइट से आगे अटैच हो गया, नहीं, एक पर्टिकुलर साइट पे ही जाके वो चीजें अटैच होंगी, तभी ये फंक्शनिंग होगी। फिर बात कर रहे हैं हम मिश्रा मेंटन हाइपोथेसिस, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा मुझे बताओ, अगर ई की वैल्यू लेस है, कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड में होगा या स्लो होगा? क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा? क्या होगा? आई थिंक नेटवर्क स्लो हो चुका है थोड़ा सा। चलो, हमारे पास वैसे भी अभी छोटा थोड़ा ही टॉपिक है, थोड़ा जल्दी फिनिश हो जाएगा। सो क्या रहता है, ये हो जाएगा फास्ट। ठीक है, अगर ई की वैल्यू लेस रहती है तो कैसे? देखो सोचो, आप यहाँ पे हो इनिशियल स्टेज में, आपको जाना है यहाँ। अगर ये है ई की वैल्यू, अगर ये कम है तो आप जल्दी पहुंच जाओगे ना, और ये बड़ी है तो आप लेट पहुंचोगे। ऑब्वियसली पता लग रहा है कितना लंबा रास्ता तय करना है। तो ई की वैल्यू, अगर ई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस कम है तो रिएक्शन स्पीड में हो जाएगा। ये चीज आपको पक्की वाली ध्यान में रखनी है। सो नाउ, अब एंजाइम की एक्टिविटी आपको पता है, कैटलिस्ट है, वो हर किसी रिएक्शन पे काम करते हैं, पर जो एंजाइम्स आते हैं ये पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे ही काम करते हैं, क्योंकि इनका काम होता है हमारी बॉडी में रोल प्ले करने का, तो हमारी बॉडी में ये थोड़ा उस तरीके से काम करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहता है हमारी बॉडी का। इनहिबिटर, देखो कोई है सेम टाइप का आ जाएगा, तो वो उस पर कंपटीशन लड़ाएगा, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, उसकी वजह से थोड़ा चीजें टाइम लगेगी ठीक करने, मतलब टाइम लग जाएगा उस प्रोसेस को। एक होते हैं इनहिबिटर, जो आएंगे पर उसको रोल प्ले नहीं होगा, वो बोलेंगे तूने अपना काम करना है तो कर, मेरा क्या जा रहा है। तो वो होते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब जो एंजाइम होता है वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? एक होलो एंजाइम प्लस सिंपल प्रोटीन का। होलो एंजाइम दो का कॉम्बिनेशन आता है, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। ठीक है, प्रोटीज पार्ट होता है, एक एक चीज पूछी जाती है इसमें। एंजाइम किसका कॉम्बिनेशन है, होलो एंजाइम किस किस का कॉम्बिनेशन है, प्रोटीज पार्ट कौन सा है, नॉन प्रोटीज पार्ट कौन सा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एपो एंजाइम इज अ प्रोटीज पार्ट। क्रो को फैक्टर की बात करें तो प्रोस्थैटिक ग्रुप। को एंजाइम दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में लगे होते हैं, और टाइटली बाउंड होता है एपो एंजाइम से।
और कोएंजाइम लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लूजली बाउंड होता है एपोएंजाइम से। क्या होता है? लूजली बाउंड होता है एपोएंजाइम से। बस एंजाइम के बारे में इतना सा है जो आपको ध्यान में रखना है। इसे क्वेश्चन भी थोड़े से आते हैं और ये चैप्टर भी कॉमन है बहुत सारे चैप्टर्स का। सो अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 10 की, लास्ट चैप्टर। और हमारे पास ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10-15 मिनट में मैंने बोला था ना कि जल्दी फिनिश हो जाएगा ये। तो ये ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि अभी लेटेस्ट हमने इसको डीप पढ़ा है। लास्ट टॉपिक हमने यही किया था 3-4 दिन पहले, राइट, लास्ट वीक। उसके बाद तो हमने ये स्टार्ट कर दिया था। सो अभी आपने इसके आंसर खुद ही करने हैं। माना मेरा हाथ कट जाता है तो वहां पे किस टाइप की ग्रोथ होती है, मतलब कौन मदद करता है? साउंड फ्लक्चुएशन। वही बोल रही थी कि एकदम से सिग्नल को डाउन हो गया एकदम से, पता नहीं क्या हो रहा है बट सिग्नल। अच्छा, मैंने पूछा माना अगर मेरा हाथ कट जाता है, ठीक है, मतलब कट कट लग गया मुझे, तो मेरे में किस टाइप की ग्रोथ, मतलब किस टाइप की डिवीजन हो रही है? माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस एंड मियोसिस, क्या रहेगा? ओहो, साउंड का ज्यादा दिक्कत आ रहा है। एक सेकेंड। मैंने पूछा कि माइटोसिस होगी या मियोसिस, ठीक है। मियोसिस होगी या माइटोसिस? जी चल रहा है यार, ये तो नहीं चल रहा है। वक्त माइटोसिस, माइटोसिस होगी या मियोसिस, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जब अगर कट वगैरह लग जाता है तो वहां पे होती है माइटोसिस। पूरे लाइफ टाइम जो ग्रोथ चलती है वो माइटोसिस होती है, याद रखिएगा। और मियोसिस तब होती है जब सिर्फ साउंड में रहती है प्रॉब्लम, मतलब सॉरी साउंड की दिक्कत आ रही है ना। रुको, अब फिर से देखना। अब मैंने करेक्ट किया फिर, राइट। सो ये ध्यान में रखना आप। एक सेकेंड वेट। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। ये नेटवर्क इशू काफी आ रहा है, ये सिग्नल प्रॉब्लम रह रही है, तो सिग्नल प्रॉब्लम रह रही है। अब एक सेकेंड, अब नहीं आएगी। एक सेकेंड होल्ड ऑन। चलो, अब आएगी प्रॉब्लम तो बताना, ठीक है। ये चीज ध्यान में रख, ठीक है। चलिए बात करते हैं। चलिए अब आएगी प्रॉब्लम तो बताइएगा, ठीक है। सो राइट, तो नाउ बात करते हैं हम आज के कंसेप्ट के, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो देखिए 2 मिनट सुनिएगा, अगर साउंड की दिक्कत आएगी, ठीक है। अब ठीक है ना? चलिए फिर नाउ, ये पता नहीं क्या हो गया एकदम से ना, पहले तो सब कुछ ठीक था। सो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो बात करें हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की, तो आपको पता है कि ग्रोथ हो रही है चीजों की, तो अब डिवीजन तो होगी तभी ग्रोथ होगी। तो सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था, सेल ग्रो कर रहा है, एक होती है सेल ग्रोथ और एक रहती है सेल डिवीजन। ये चीज याद रखिएगा। और ये सेल साइकिल के थ्रू कवर हो रहा है। तो याद रखिएगा, सेल साइकिल का मतलब है सीक्वेंस में जो चीजें फॉलो हो रही हैं उसे सेल साइकिल का नाम देते हैं। और ये कंटिन्यू चलता रहता है। कोई भी चीज देखो, इंसान पैदा होगा, जाएगा, मरेगा,
और उसके बाद सेल की ग्रोथ, मतलब उसके बाद क्या होगा, मतलब यही चलता है। तो वैसे ही सेल है, सेल की कभी ग्रोथ हो रही है, कभी नहीं हो रही। तो मतलब कभी डिवीजन हो रही है, कभी स्टॉप हो जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आता है इंटरफेस। इंटरफेस, इंटर मतलब बिटवीन, फेज मतलब एस्पेक्ट। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं। इंटरफेस को हम किस नाम से जानते हैं? रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि दिख नहीं रहा है, जैसे कि अभी अभी तैयारी कर रहे हो तो लोगों को नहीं दिख रहा है कि अच्छा मेहनत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट जब रिजल्ट आएगा तब दिखेगा सबको। सो अब इंटरफेस है रेस्टिंग फेज, इस टाइम आप एक्टिव हो, क्योंकि देखो पेपर दे दिया उसके बाद पढ़ने का कोई फायदा नहीं, पेपर देने से पहले पढ़ने का फायदा है। तो इंटरफेस आ जाता है हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव फेज, पिपेटी फेज। इंटर मतलब बिटवीन, फेज मतलब एस्पेक्ट, कॉल्ड रेस्टिंग फेज, नॉट विजिबल फेज, जिसमें कि सबसे पहले आता है G1 फेज, फिर S फेज, G2 फेज। अच्छा मुझे बताओ, इनमें से डीएनए की सिंथेसिस किस में होती है? इसमें से डीएनए की सिंथेसिस किस में होती है? राइट। अगर पूछा जाए रिपेयर किस में होता है, देखो पहले तो एक्टिव है, G1 में वो एक्टिव है, S में वो सिंथेसिस कर रहा है, G2 में वो रिपेयर कर रहा है। ठीक है, जैसे कि पहले आपने क्या किया, अभी आप अस्त व्यस्त हो, मतलब बैठे हो, पढ़ रहे हो, फिर मतलब तैयार हो रहे हो, पहले तैयारी वाला फेज G1 फेज, फिर S फेज सिंथेटिक, अब नॉलेज आ रही है। G2 में अब ठीक है, जो पढ़ा है थोड़ा बहुत उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो वो आ जाता है आपका G2 फेज के अंदर। किसके अंदर आ जाता है? G2 फेज के अंदर वो चीज आ जाती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। राइट। सो ये कंसेप्ट को आपने ध्यान में रखना है कि किसके अंदर क्या चीज बोला गया है। सो ना, अब G1 फेज की बात करें, सो थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं। गैप वन, पोस्ट माइटोटिक, प्री सिंथेटिक, सिंथेसिस से पहले है तो प्री सिंथेटिक इसे बोलते हैं। corresponding to a interval between mitosis and initiation. Initiation मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, क्रोमोसोम फुली एक्सटेंड करता है, सिंथेसिस करता है आरएनए की, कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड्स की एंड प्रोटीन की। ये ध्यान में रखना है किस किस की ये सिंथेसिस करता है, क्या इसके अंदर होता है, और डिटेल हमने पढ़ी है। एस फेज, डीएनए सिंथेसिस हो रही है, रेप्लिकेशन हो रही है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है, नंबर इंक्रीज इन क्रोमोसोम। फिर अब बात करें हम नेक्स्ट G2 की, सिंथेटिक के बाद है पोस्ट सिंथेटिक, डैमेज डीएनए रिपेयर हो रहा है, ठीक है, डुप्लीकेशन हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक की। बाकी फिर आता है G0 फेज, क्विसेंट सेंटर। क्विसेंट सेंटर एक रेस्टिंग फेज आता है, जिसमें ग्रोथ विजिबल नहीं होती है, याद रखिएगा। ग्रोथ मतलब इस टाइम पे रेस्टिंग फेज है। अब टैट के बाद अब हो सकता है कुछ लोग बोले अब कुछ दिन रेस्ट चाहिए, बहुत परेशान हो गए, तो सोचते थे नहीं यार कमीशन आने वाला है, कंटिन्यू रखते हैं तैयारी, ये बस हो गया पेपर, एक दो दिन रेस्ट कर लिया, अब नाउ गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप। ऐसे थोड़ा ना बैठे रहना है। तो इस तरीके से, क्योंकि मेन तो हमें पेपर वाले दिन देख के ही पता लग जाता है कि हमारा रिजल्ट कैसे रहने वाला है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक दो नंबर आगे पीछे होते हैं, दो चार नंबर हो गए ज्यादा से ज्यादा आगे पीछे, उससे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि कई बार हम आंसर की मिलाते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, तो वो ही हो सकता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब तीन टाइप के एम फेज आता है, अब आता है आपका एक्टिव फेज, जो आपका पेपर वाले दिन होगा। जैसे आप अलर्टनेस के साथ काम करोगे, देखना जितने अलर्ट रहोगे ना पेपर में, उतने ज्यादा आपके क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि हमारा माइंड बहुत रोल प्ले करता है। ए माइटोसिस, डायरेक्ट सेल डिवीजन, ठीक है, और इंसिपिएंट सेल डिवीजन बोलेंगे, और नो कंडेंसेशन ऑफ ए क्रोमेटिन फाइबर। प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ईस्ट में होता है। इसमें ना मतलब सीक्वेंस में नहीं होती चीजें, मतलब इसका अनइक्वल डिवीजन रहता है, तभी तो ये लॉन्ग रन नहीं चलता। ठीक है, लॉन्ग रन क्यों नहीं चलता? क्योंकि इसमें अनइक्वल डिवीजन होती है। फिर आता है माइटोसिस, पूरी लाइफ में यही चलता है।
सोमैटिक सेल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, सारी चीजें हम इसे ही बोलेंगे। ठीक है, साइटोकाइनिन साइटोप्लाज्म की डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस की डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये याद रखिएगा। अब मुझे आपने ये बताना है किसमें क्रोमोसोम सेंटर में होता है, किस केस में क्रोमोसोम सेंटर में प्रेजेंट होता है, जब वो कंडेंस कर रहा है सेंट्रियोल के मतलब उसमें, राइट, एम फेज, मिडल फेज। ठीक है, मिडल मैंने बताया था ना आपको, प्रोफेज में अर्ली तैयारी कर रहा है, मेटाफेज में मिडल में आ गया, एनाफेज में अलग हो गए, टीलोफेज में टूट गए, सभी में ये फॉलो होगा। बस मियोसिस में ये फर्क है कि मियोसिस में थोड़ा सा प्रोफेज भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, इसकी वजह से वो चेंजेस आते हैं। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म ए कंपैक्ट माइटोसिस क्रोमोसोम। मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में मिडल में आ जाते हैं, ये देखो। ठीक है, एनाफेज में अलग अलग हो गए, बस इतनी सी चीजें याद रखनी है। और माइटोसिस याद रखिएगा, पूरी लाइफ चलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प है, जाइगोट की ग्रोथ के लिए मदद करती है, कांस्टेंट नंबर क्रोमोसोम के सेम रहते हैं, इसमें ये रोल प्ले करती है। अब आता है मेयोसिस से। अब ये चीजें आपने ही बतानी है। आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी, रिडक्शनल डिवीजन है। क्यों है? क्योंकि दोनों में, मेल में भी 46 है, 46 है, अगर इक्वल इक्वल आ गए तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में पता नहीं क्या पैदा हो जाएगा 2-4 जनरेशन के बाद। तो इसलिए इनके हाफ ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, तो उस टाइम के लिए मियोसिस होती है। तो मियोसिस में प्रोफेज में 5 फेज आते हैं, मेन इंपॉर्टेंट तो यही है। लता जरा पानी दे दो। अच्छा मुझे बताओ, अब आपने कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इनमें से किस स्टेज में डीसिनेप्सिस होती है? डीसिनेप्सिस का मतलब है जो सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक डाउन होता है, किस स्टेज में होता है? डीसिनेप्सिस होता है डिप्लोटीन में। ठीक है, याद रखिए। देखो मैंने बोला, तभी तो मैंने डबल वाला रिपीट करके किया। सिनेप्सिस, सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटीन में। अब वो जाइगोट जब टूट रहा है तो डिप्लोटीन में टूट रहा है, मतलब डिसिनेप्सिस हो रही है, चियाज्मा बनता है। यही मेन चीज पूछी जाती है, सीक्वेंस पूछा जाता है, बताइए कौन सा है, किसके बाद क्या आता है, कौन सा पार्ट नहीं है, तो ऐसी चीजें पूछी जाती हैं इससे। लिप्टोटीन, थिन थ्रेड स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ ए एस्टर, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज, कंडेंसेशन होती है न्यूक्लियर क्रोमेटिन की। क्या होती है? न्यूक्लियर क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होती है। नेक्स्ट जाइगोटिन, जुड़ने लग गए वो, सिनेप्सिस हो रही है, बाइवेलेंट और टेट्राड बनता है, पेयर्स बनने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि माना पहले अलग अलग थे दोस्त, आए पास खड़े हुए, उसके बाद पास खड़ने के बाद गले लगे, गले लगने के बाद वो अलग हो गए, अलग होने के बाद जो उन्होंने सामान था वो एक दूसरे के साथ अलग कर लिया। तो लिप्टोटीन में अलग अलग थे, जाइगोटीन में जुड़ने लगे, सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बनने लगा, पैकेटिन में पैक हो गए, पहले पास आए जाइगोटीन में, पैकेटिन में उन्होंने हक कर लिया, हक करने के बाद जो एक दूसरे को सामान लाए थे वो उन्होंने एक्सचेंज कर लिया, तो फिर डिप्लोटीन अलग हो गए, चियाज्मा बनता है इसमें। डाइकानेसिस में अलग हो गए, मेटाफेज में वो मिडल में आ जाते हैं। ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है, पैकेटिन में बाइवेलेंट क्रोमोसोम, ठीक है, मूविंग अवे द एस्टर, क्रॉसिंग ओवर ऑल्सो एंजाइम। अब नेक्स्ट डिप्लोटीन में डीसिनेप्सिस हो रही है, वो अलग हो रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, डबल थ्रेड स्टेज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन क्रिएट करता है। अब जो शॉर्ट नोट्स है ना, इस चैप्टर के सिर्फ 3 पेजेस के नोट्स है, जस्ट, मतलब अगला पिछला गिनोगे तो उस अकॉर्डिंग 3, ऐसा नहीं 3 अलग अलग है, 6 नहीं है, सिर्फ 3 पेजेस है। उनको रट लो, दिमाग में बिठा लो। वैसे भी इन 4 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, किसमें क्या होती है, सेक्सुअल सेक्सुअल पूछा जाता है, बाकी डिप्लोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस कब बनती है, सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स कब खत्म होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, यही क्वेश्चन
5-10 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा से आते हैं, अलग अलग तरीके के हमेशा ये पूछे जाते हैं। सो वो आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में अब मतलब जो न्यूक्रोम बाहर वाली लेयर है वो ब्रेक डाउन होने लगती है। कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और फॉर्मेशन होती है स्पिंडल की। मेटाफेज में बाइवेलेंट अरेंज themselves टू पैरेलल इक्वेटोरियल होमोलोगस क्रोमोसोम, ये याद रखिएगा। फिर एनाफेज 1 आता है। एनाफेज में रिडक्शन होती है क्रोमोसोम नंबर की। रिडक्शन मतलब हाफ हो रहे हैं, ठीक है। सो और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है तो यहाँ पे याद रखिएगा डिसजंक्शन एक और पूछा जाता है। डिसजंक्शन किसमें होती है? तो एनाफेज 1 में डिसजंक्शन होती है। किसमें होती है? एनाफेज 1 में डिसजंक्शन होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। टीलोफेज की बात करें तो डॉटर न्यूक्लियस इसमें अलग अलग होने लगे। मियोसिस रिस्पॉन्सिबल है कि इसमें वेरिएशन इवोल्यूशन, जैसे बोलते हैं ना आजकल के बच्चे तो बड़े खराब है, आजकल के बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, ये इसलिए है क्योंकि सिचुएशन चेंज हो रही है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग ये चीजें हैं। बस हो गया खत्म। मियोसिस 2 है, आगे डिवीजन हो रही है। फिर मतलब मेन है कि मियोसिस में 2 फेजेस चलते हैं, 1 और 2। 1 में भी सेम स्टेप, सेकेंड में भी। सेकेंड स्टेप होता है जैसे कि साइटोकाइनेसिस के बाद क्रोमोसोम फुली इलोंगेटेड, न्यूक्लियर डिस्पेयर, क्रोमोसोम अगेन बिकम कम्पैक्ट, मेटाफेज में मिडल आ गए, एनाफेज में अलग हो गए, टेलोफेज में टूट गए। बस यही चीज है। अब ये डिफरेंस भी आप याद रख सकते हैं मियोसिस एंड माइटोसिस का, कि किसके अंदर क्या चीज पूछी जा रही है। ओके श्योर, ठीक है, कल डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए, माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल, ये जर्म सेल, इन डिफरेंसेस को एक बार चेकआउट कर लेना। बस इसके साथ आपका हो गया ये चैप्टर फिनिश। 16 क्वेश्चन है, यानी हर बार एक क्वेश्चन आ ही जाता है। बस वही है कि हाफ पूछ लिया, सीक्वेंस पूछ लिया, ये सब कुछ। जीके भी डाल देंगे। मेन बात है मैं तो डालू पर अटेम्प्ट तो करेंगे सभी, तब है फायदा, ठीक है। ओके, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको टॉपिक दे दूंगी, आप उस टॉपिक को क्लियर कर लेना और उसका टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। ये चीजें कर देंगे। तो ये तो था ओवरऑल क्लास के बारे में। और ओके, रोज टॉपिक दे दूंगी, आप टेस्ट दे दिया करना, ठीक है। ये चीज रहेगी, ये कर देंगे, आपके लिए भी फायदा होगा। चलिए फिर, ये तो था ओवरऑल। तो नेक्स्ट वीक आपका टारगेट पता है ना, 5th यूनिट, जिसमें कि आपको 16, 17, 18, 19 4 चैप्टर को लर्न करके आना है। छुट्टी है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं डेफिनेटली। और टेस्ट जैसे ही मैं कल अपलोड करूंगी मैं आपको बता दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी। ये मैंने टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, आप अटेम्प्ट कर लेना, और मैं क्लास से पहले चेक कर लिया करूंगी कि आपने किया है कंसेप्ट को या नहीं। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी, ठीक है, कि आपको मतलब ग्रुप में मैसेज कर दूंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। वैसे मतलब बायोलॉजी का 5th यूनिट का टेस्ट होगा, जिसमें कि 16, 17, 18, 19 चैप्टर पूछे जाएंगे, क्योंकि सबने बोला 5th यूनिट बहुत लॉन्ग है, हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको 4 चैप्टर पहले देती हूँ, 3 बाद में मंडे को, क्योंकि कल का दिन है ना, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और मंडे को, ठीक है, कल के लिए और टेस्ट है और टारगेट है, मॉर्निंग में बताऊंगी। तो चलिए, ये तो था आज का, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यूनिट 4 फिर उसके बाद होगा। 5th का मैंने इसलिए गैप रखा है कि संडे है ना, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। और अगर मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगी तो मतलब 4th यूनिट थोड़ा कम है,
तो वैसे तो मैंने पूरा 5th यूनिट दिया था, पर सबने कहा कि मैम 5th यूनिट ज्यादा हो जाता है, तो आप हाफ दे देना। तो इसीलिए हाफ दे रही हूँ। और संडे है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो इस चैप्टर की, और इम्पोर्टेंट भी है ये चारों चैप्टर, इसलिए। फोर्थ उसके बाद होगा, तो मत सोचो कि नहीं होगा। टायर्ड तो हो ही जाता है। चलो करो आप रेस्ट, फिर हम करते हैं। टारगेट मैं आपको शेयर कर दूंगी, जो भी आपका कंसेप्ट रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।